बंगाल इस समय बहुत ही संकट भरे माहौल में गूंज रहा है। बंगाल के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। संदेश खली में जो अभी हाल ही में इंसिडेंट हुआ, जिसमें तृणमूल पार्टी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति शेख शाहजहां, जिसने हिंदू औरतों के ऊपर अत्याचार किया, बलात्कार से लेकर मर्डर तक के आरोप उस व्यक्ति पर लगे हुए हैं। ये व्यक्ति इस प्रकार की राजनीति को क्यों चला रहा है? बंगाल में ये जो इस प्रकार की वायलेंट राजनीति है, इसको बढ़ावा किसने दिया? आज इस वीडियो में बंगाल की राजनीति के पूरे इतिहास को हम समझेंगे और उसके बाद आपको समझ आएगा अंत में कि जो संदेश खली में हुआ वो केवल एक सिम्टम है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? हम ये प्रॉब्लम को ट्रेस करते हैं ब्रिटिश के समय से। जब ब्रिटिशर्स भारत में अपनी हुकूमत चला रहे थे तो उस समय बंगाल में बहुत सारी खुफिया संस्थाएं बनी थीं। ये खुफिया संस्थाएं उस समय इस प्रकार से डिज़ाइन की गई थीं कि ये ब्रिटिश हुकूमत को डायरेक्टली चैलेंज करती थीं। उस समय ये हुकूमत को चैलेंज करने वाली संस्थाओं के अलग अलग नाम हुआ करते थे। इनमें से एक नाम था जुगंतर, जो आज तक जाना जाता है, जिसकी वीरता की आज तक तारीफ की जाती है, और दूसरी थी अनुशीलन समिति, जिसकी भी भारत में आज तक वीरता की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। लेकिन ये तो एक वीरता की कहानी वाला एक फेज़ था जब बंगाल का यूथ उस समय ब्रिटिश हुकूमत को तोड़ने के लिए लगा हुआ था। लेकिन ये सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं भारत की आज़ादी के बाद। भारत की आज़ादी के बाद 1950 से अगर हम राजनीतिक तौर पर बंगाल के इतिहास को जांचें और पड़तालें तो हमें बहुत सारी चीज़ें खुली हुई दिखती हैं। सबसे पहली बात, 1950 में जब हम देखते हैं तो 1950 से लेके 1970 दो दशक का जो इलाका है ये पूरा, इस पूरे 2 दशक में बंगाल की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था। कांग्रेस पार्टी उस समय बंगाल में डोमिनेंस इस प्रकार से बना के रखी थी कि वो जमींदारों की पार्टी थी। बहुत बड़े बड़े जमींदार कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने जमींदारों के हित में सारे निर्णय लिए हुए थे और कांग्रेस पार्टी बड़ी ही डाइकोटमी वाली पॉलिटिक्स चला रही थी। डाइकोटमी मतलब ये हुआ कि कंफ्यूज करने वाली, लोगों को दुविधा में डालने वाली राजनीति कर रही थी। किस प्रकार से? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक जगह पर पूरे भारत में एक नैरेटिव चला रही थी कि हम करेंगे लैंड रिफॉर्म, और लैंड रिफॉर्म के तहत हम देंगे गरीबों को बहुत सारा लैंड। और दूसरी जगह पर बंगाल जैसे राज्य में, जहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में ग्रामीण इलाकों में लोग रहा करते थे जिनके पास कोई प्रकार की ज़मीन नहीं थी, उनको ज़मीन नहीं मिल रही थी, क्योंकि उस समय बंगाल की राजनीति कांग्रेस पार्टी की जमींदारों की राजनीति थी। इस प्रकार से 1970 के दशक तक बंगाल में ये जो राजनीति चली, इसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े जमींदारों का फ़ायदा हुआ। पर यह कहना गलत होगा कि इस बड़ी जमींदारों को सहमति देने वाली राजनीति को किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं मिला। इसको सबसे पहला चैलेंज 1967 में मिला। 1967 में बंगाल में नक्सलबारी इंसिडेंट हुआ। नक्सलबारी इंसिडेंट जो है, ये उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPIM जिसको कहते हैं और CPM जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, उसके एक बड़े ही युवा नेता चारू मजुमदार के तहत हुआ। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो वैसे तो बनी थी भारत के आज़ादी से पहले, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 1960 में कुछ इंटरनल विवादों के कारण उसका बेसिकली इस प्रकार से व्यवहार हुआ कि उस समय 1960 के दशक में, अर्ली 1960 में, यानी कि लगभग 1963-64 के आसपास कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक बेसिकली टकराव आया। टकराव बेसिकली इस चीज़ को लेके था कि भारत में उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उसके अंदर कई लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि जब भारत और चीन के बीच में बॉर्डर विवाद 1962 में हुआ, तो उस समय भारत की सरकार की जो नीति थी, क्या ये लोग उससे सहमत थे या नहीं। एक वर्ग था जो कि बड़ा रेडिकल वर्ग था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर। उस वर्ग ने बोला कि भाई हम लोग कम्युनिस्ट हैं, चीन में कम्युनिस्ट हैं। उस समय चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, जो आज भी है। तो उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट होने के नाते हमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का साथ देना चाहिए। लेकिन ये जो वर्ग था, ये छोटा सा था। एक बड़ा वर्ग था जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का वर्ग था, जिसने ये बोला कि नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलग एक पार्टी है जिसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से कोई नाता नहीं है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक बेसिकली डेमोक्रेटिक रिजीम में रहती है। तो इस डेमोक्रेटिक रिजीम में रहने के कारण हमें भारत सरकार का साथ देना चाहिए। इसके कारण जो ये टकराव आया, इस टकराव में 1963-64 के आसपास आप लेके चलिए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर एक बेसिकली टकराव के कारण ये पार्टी टूट गई।
एक वर्ग जो इसमें से बाहर निकला, जो कि बड़ा रेडिकल वर्ग था, वो रेडिकल वर्ग बन गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का। इसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का जो वर्ग था, इसका ही एक लीडर था जिसका नाम था चारू मजूमदार। और 1967 में यही चारू मजूमदार ने नक्सलबारी गांव में एक किसान सभा के दौरान एक बहुत ही बड़े वायलेंट इंसिडेंट को बेसिकली सहारा दिया, सपोर्ट दिया। उसके बाद ये जो नक्सलबारी का इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ ज़मींदारों की हत्या हुई, इस ज़मींदारों की हत्या के बाद ये नक्सलबारी और ये जो CPIM पार्टी बनी थी, ये जो रेडिकल लोग थे, इन लोगों का एक फायर ब्रांड इमेज पूरे के पूरे बंगाल में बनने लग गया। 1970 में ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने, ये जो रेडिकल वाले लोग थे जो कि CPI को छोड़ के आए थे, इन्होंने एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली हरकत करी, और वो थी जिसको आज की डेट में हम लोग सेनबारी मर्डर के नाम से जानते हैं। बेसिकली हुआ क्या था कि उस समय 1970 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो थी, क्योंकि ये अभी नई नई टूट के पार्टी बनी थी, ये अपने मास बेस को बढ़ा रही थी। अब इसको मास बेस बढ़ाने के लिए इसने एक रेडिकल अप्रोच अपनाई थी। रेडिकल अप्रोच ये थी कि ये लोगों को बंदूक के दम पर धमकाते थे। उनको कहते थे कि भाई या तो तुम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से जुड़ जाओ, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। इस प्रकार की राजनीति इन लोगों ने उस समय से शुरुआत कर रखी थी। अब हुआ क्या कि 1970 में कांग्रेस पार्टी का एक नेता था नाभा कुमार सेन। नाभा कुमार सेन जो है वो बेसिकली बहुत ही प्रसिद्ध लोकल लेवल पर अच्छा नेता था। उसकी लोकल लेवल पर पकड़ भी बहुत अच्छी थी। अब ये लोग नाभा कुमार सेन को बार बार जाके डराते धमकाते थे कि भाई तुम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से जुड़ जाओ। अब वो बंदा जब CPIM से जुड़ने के लिए मना कर देता था, तो एक पॉइंट आ गया 1970 में कि इन लोगों ने जाकर नाभा कुमार सेन को बोला कि भाई आखिरी बार तुम्हें धमकी दे रहे हैं, इसके बाद तुम्हारे से बातचीत नहीं होगी। उसने फिर मना कर दिया, और मना करने के बाद इन लोगों ने CPIM के नाभा कुमार सेन की आंखें निकाल ली। आंखें निकालने के बाद जो खून निकला, उस खून को इकट्ठा करके एक कटोरी में रखकर चावल से मिलाकर उसकी माँ को वो खून भरे चावल भी इन्होंने खिलाए। ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट आपके लिए। 1971 के बाद जब भारत और ईस्ट पाकिस्तान का जंग हुआ, उस जंग के बाद एक चीज़ ये हुई कि बहुत सारे लोग ईस्ट पाकिस्तान जंग से पहले और जंग में बांग्लादेश बनने के बाद छोड़कर भारत आने लगे। ये बहुत सारे लोग जब भारत आए तो इनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो बंगाल आए, और बंगाल के बाद आसाम में गए। थोड़े से लोग त्रिपुरा भी गए थे, पर बंगाल और आसाम में इनकी सबसे ज़्यादा मात्रा थी। अब हुआ क्या कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति तो चली रही थी, लेकिन पूरे ग्रामीण बंगाल में खेतीबाड़ी का काम ज़्यादा होता था। अब जब ये पॉपुलेशन का इन्फ्लो बढ़ गया, क्योंकि जब बांग्लादेश बनने से पहले लोग भारत में बंगाल में आने लगे, बांग्लादेश बनने के बाद जब लोग बंगाल में आने लगे, तो जब लैंड पे, ज़मीन पर लोगों का, रेफ्यूजी के आने से जो पॉपुलेशन का प्रेशर बना, इसके कारण से क्या हुआ कि खेतीबाड़ी के जो इनकम्स थी, खेतीबाड़ी में जो आमदनी थी, वो धीरे धीरे घटने लगी। और खेतीबाड़ी उतना अब रेम्यूनरेटिव पर्टिकुलरली बंगाल की सोसाइटी में नहीं रहा था। 1975 में भारत में इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी 1977 में हटी। 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद जब उस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, तो उस समय कांग्रेस के खिलाफ की लहर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को पावर कैप्चर करने का एक मौका मिल गया। 1977 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट फाइनली पावर में आई, तो उसने दो चीज़ें देखी। सबसे पहले तो उसने ये देखा कि अब हमें CPIM का मास बेस बढ़ाना है, लेकिन CPIM अपने एक वायलेंट बैकग्राउंड को अभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी। सेनबारी मर्डर उसके लिए एक बहुत बड़ा धब्बा उस समय से लेकर आज तक लगा हुआ था। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह भी है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जब पावर में आई, तो 1977 में पावर में आने के बाद जब उसने देखा कि ग्रामीण इलाकों में खेतीबाड़ी अब उतनी रेम्यूनरेटिव नहीं है, तो उन्होंने खेतीबाड़ी को रेम्यूनरेटिव बनाने के लिए, उसकी आमदनी जो किसान की है उसको बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक रिवर्स इंजीनियरिंग करी। उन्होंने कहा कि भाई अभी तक कांग्रेस की सरकारें जितनी भी थीं बंगाल में, वो ज़मींदारों का साथ देती थीं, ग्रामीण इलाके में जो बेसिकली गरीब आदमी है उसका साथ नहीं देती थी। तो इस परिस्थिति में CPIM ने रिवर्स राजनीति शुरू करी। उसने ज़मींदारों का साथ छोड़ा और उसने ग्रामीण इलाकों में लोगों को जाके बोलने शुरू कर दिया कि अब हम आपको लैंड रिफॉर्म्स करके लैंड देंगे, ज़मीन देंगे। और उस समय 1977 में इन्होंने चलाया ऑपरेशन बरगा। ऑपरेशन बरगा बेसिकली जो है वो लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम था। उसके तहत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने दो चीज़ें करी। पहला, उसने ग्रामीण इलाकों में जाकर ग्रामीण लोगों को बोला कि जिसके पास लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है, उसको लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत ज़मीन और लैंड दी जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन बरगा के तहत उन्होंने पंचायत के इंस्टीट्यूशन को लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम में सेंट्रल बना दिया।
और इस पंचायत के इंस्टीट्यूशन को जब उन्होंने सेंट्रल बनाया तो पंचायत का जो प्रधान था, ये प्रधान अब बेसिकली एक सेंट्रल फिगर बन गया पूरे लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ कि जैसे ही 1980 के दशक में हम लोग जाते हैं, 1980 के दशक में परिस्थिति ऐसी बढ़ गई कि लैंड रिफॉर्म हो रहा था। उस समय ग्रामीण इलाकों में प्रधान जो है इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुका था पूरे के पूरे बंगाल के गवर्नेंस में कि सारा लैंड रिफॉर्म उसी के जिम्मे था। लेकिन समस्या अभी भी थी। समस्या ये थी कि गरीब आदमी को लैंड तो मिल गई, गरीब आदमी को छोटा सा टुकड़ा जमीन का मिल गया, लेकिन अभी भी उस छोटे से टुकड़े पे वो इस प्रकार की खेतीबाड़ी करके अपना जीवन नहीं बचा सकता था। 1980 में लैंड रिफॉर्म के थोड़े से सक्सेस के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को ये बात तो समझ आ गई। उसको समझ आया कि भाई इस परिस्थिति में एक चीज़ तय है कि क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को, गरीबों को हमने किसी प्रकार से लैंड तो दे दी है, लेकिन वो लैंड लेने के बावजूद भी अभी इस परिस्थिति में नहीं है कि वो लैंड का प्रयोग करके कोई आमदनी जनरेट कर पाए। तो क्या किया जाए? तो 1980 के दशक में इस परिस्थिति में बंगाल की राजनीति में खास करके जो ये वामपंथी पार्टियां थीं, कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी सरकार उस समय चल रही थी, उसने एक नई राजनीतिक एक्सपेरिमेंट को शुरू किया। उसने दो चीजें सोची। पहली चीज उसने ये सोची कि ग्रामीण आदमी को और गरीब आदमी को, क्योंकि उसके लिए खेतीबाड़ी करके आज की डेट में जीवन जीना कठिन है, तो उसको जो है हम लोग यानी कि सरकार रेवड़ियां बांटेगी। और ये रेवड़ी कल्चर इन्होंने उस समय शुरुआत करी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी थी कि उन्होंने ये चीज बोली कि रेवड़ियां ग्रामीण लेवल पर प्रधान गांव में केवल उन्हीं लोगों को देगा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से जुड़ेंगे। यानी कि सीपीआईएम ने एक पूरा का पूरा रेवड़ी डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम था उसको एक पार्टी कार्यक्रम बना दिया। और 1980 के दशक में परिस्थिति ऐसी हो गई कि जब रेवड़ियां बट रही थीं तो रेवड़ियां बटने का सबसे पहला कंडीशन ये था कि आप सीपीआईएम से जुड़िए। 1980 के दशक में ऐसी परिस्थिति हुई कि जो व्यक्ति उस समय सीपीआईएम से नहीं जुड़ना चाहते थे, जो व्यक्ति कहते थे कि भाई सरकार का एक राइट है कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करे, हम लोगों को आमदनी दे, रोटी दे, ये सब दे, लेकिन हम अगर सीपीआईएम से ना जुड़े तो उसमें क्या? तो सीपीआईएम के उस समय जो गुंडा लोग हुआ करते थे, उस समय जो उसका पूरा काडर हुआ करता था, वो इन जैसे लोगों को निपटा देता था। तो आप सोचने की कोशिश कीजिए कि 1970 और 1980 के दशक में सीपीआईएम की वजह से पूरे के पूरे बंगाल में एक वायलेंट कल्चर पूरा पैदा हुआ। पहले ये वायलेंट कल्चर हुआ कांग्रेस के लोगों को और कांग्रेस को राजनीतिक तौर से हटाने के लिए, और 1980 में जब ये लोग पावर में आ गए तो अब ये जो वायलेंट कल्चर था, ये वायलेंट कल्चर अब बना इस पावर को सस्टेन करने के लिए। अब ये वायलेंट कल्चर इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि इससे पार्टी की मेंबरशिप बढ़ेगी, इससे आदमी रेवड़ी जो हम दे रहे हैं उस पे उसकी निर्भरता हमसे बढ़ेगी, और तीसरी सबसे बड़ी बात, ग्रामीण लेवल पर हमारी प्रेजेंस इतनी घातक और बड़ी हो जाएगी कि कोई व्यक्ति सीपीआईएम को हटाने के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। अब सवाल ये था कि सीपीआईएम ने 1980 के दशक में जब ये प्रकार की एक भय भरी राजनीति करी, एक पूरी फियर बेस्ड पॉलिटिक्स करी, इस प्रकार से जब उसने एक वायलेंट पॉलिटिक्स करी, तो उसने मास बेस भी बढ़ाया, लोगों को मजबूरन जबरदस्ती सीपीआईएम का मेंबर भी बनाया, पार्टी मेंबरशिप भी एक्सपेंड करी, और सब कुछ हुआ। इसीलिए हम ये कहते हैं कि पूरी की पूरी बंगाल की सोसाइटी उस समय पार्टी सोसाइटी बन गई। पार्टी सोसाइटी का मतलब ये है कि भाई पूरी की पूरी सोसाइटी जो है पार्टी लाइंस के अंदर डिवाइड हो गई। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं रुकी, समस्या आगे बढ़ी। 1990 के दशक में सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि भारत की अर्थव्यवस्था खुली, और उस समय भारत ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। उस समय भारत की सरकार ने निर्णय लिया कि भाई निजी कंपनियां जो हैं वो भी भारत के अंदर आकर कॉम्पिटिटिव रोल प्ले करेंगी। अब इस परिस्थिति में कम्युनिस्ट पार्टी क्या करे? कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक आइडियोलॉजिकल क्राइसिस हो चुका था। कम्युनिस्ट पार्टी को अब ये पता था कि भाई कुछ भी हो जाए, हम निजी कंपनियों को तो आने नहीं दे सकते, क्योंकि निजी कंपनियों से नाता और कम्युनिस्ट वामपंथी पार्टियों का जुड़ना तो ये तो ना के बराबर है। तो इस केस में उनके लिए एक आइडियोलॉजिकल क्राइसिस भी था कि भाई निजी कंपनियां बाकी सारे राज्यों में आ रही हैं तो हम क्या करें, हम तो नहीं आने देंगे। अच्छा, हम अगर आने नहीं देंगे तो सरकार पे पैसा कैसे आएगा? सरकार में जो ये गरीब लोग हैं जिनको हम रेवड़ियां बांट रहे हैं वो कैसे देंगे? तो ये जो टोटलिटेरियन रेजिम था, ये 1990 से लेके 2000 के दशक तक अगले 20 साल और घातक होता गया। यानी कि वायलेंट कल्चर इतना बढ़ गया कि पूरे बंगाल सोसाइटी में, खास करके ग्रामीण इलाकों में, खास करके पंचायतों में,
यदि कोई व्यक्ति अगर उस समय ओपोज करता था कम्युनिस्ट पार्टी को या किसी भी प्रकार का सवाल उठाता था, तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उस समय इस व्यक्ति को मारने से संकोच नहीं करते थे। तो एक वायलेंट राजनीति और एक टोटलिटेरियन रेजिम और टोटलिटेरियन बना। लेकिन आप सभी जानते हैं और इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि कोई भी टोटलिटेरियन रेजिम कभी परमानेंट नहीं रहा। वहाँ यहाँ तो ये छोटे से वामपंथी लोग थे। आज की डेट में तो विश्व तौर पर जब हिटलर जैसा व्यक्ति परमानेंट नहीं रहा, तो ये छोटे से लोग कौन हैं, इनकी क्या हैसियत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन वामपंथी पार्टियों ने 1990 और 2000 के दशक में अपना टोटलिटेरियन कंट्रोल पूरे के पूरे बंगाल सोसाइटी में और बढ़ा लिया। अब समस्या क्या है, एक पॉइंट पर तो इनको आके इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही था। इनको ये था कि भाई अब अगर हमने मान लीजिए निजी कंपनियों का साथ नहीं निभाया तो बंगाल में हमारा कंट्रोल खत्म होने लगेगा। और 2000 दशक जो था उसके अंत तक परिस्थितियां भी ऐसी बन रही थी। लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। लोग ये कह रहे थे कि आसपास के सारे राज्य जो हैं उनमें विकास हो रहा है, निजी कंपनियां आ रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं, बंगालियों को बाहर जाना पड़ रहा है। दिल्ली में बंगाली आकर यहाँ पर रिक्शा चला रहे हैं, इनको नौकरी नहीं मिल रही है, किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं हो रही है। लोगों का फ्रस्ट्रेशन वामपंथी पार्टियों से बढ़ रहा था। 2007 में उस समय एक ऐसा ही स्पार्क हुआ। 2007 में पूर्वा मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर बेसिकली यही चीज़ हुई कि नंदीग्राम के गांव में उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने एक डील के तहत टाटा ग्रुप को एक ज़मीन सौंपने का काम किया। उस ज़मीन पर टाटा ग्रुप को बोला गया कि आप आकर यहाँ पर बेसिकली जो है एक प्लांट लगाइए और टाटा नैनो गाड़ी का प्रोडक्शन चालू कीजिए। अब ये चीज़ देखकर कम्युनिस्ट पार्टी के जो काडर था, उसके जो मास पेस थे, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या राजनीति हुई, हम तो हार्डकोर कम्युनिस्ट हैं, आप किसी प्रकार से निजी कंपनियों के साथ इस तरीके का टाई अप कैसे कर सकते हैं। ये तो आइडियोलॉजिकल डाइल्यूशन है, ये तो आइडियोलॉजी से हटने की बात है। और वामपंथी पार्टियों में याद रखिए दोस्तों की जो आइडियोलॉजी होती है वो सबसे बड़ी होती है, व्यक्ति से भी बड़ी, देश से भी बड़ी। उनके लिए आइडियोलॉजी के लिए जान देने वाली बात है। लेकिन जब ये टाटा की लैंड डील हुई उस समय समस्या ये हुई कि बंगाल की स्थिति ये थी कि वहाँ पर दो करंट्स चल रहे थे। एक करंट ये था कि जो लोग थे वो वामपंथी पार्टियों से बड़े परेशान थे क्योंकि किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिल रही थी। आसपास के राज्यों में मैंने आपको बताया कि नौकरियों की स्थिति थोड़ी सी बेटर थी। लेकिन दूसरी परिस्थिति ये हुई और दूसरा करंट ये था कि उस समय बंगाल की सोसाइटी में एक करंट ये चलने लगा कि भाई बंगाल में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का काडर था ये बड़ा कंफ्यूज हो गया। इसको ये लगने लगा कि भाई हमारी पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी से कैसे डिविएट कर लिया। आप आइडियोलॉजी से डिविएट कर लेंगे तो पार्टी का क्या भविष्य है। अब ये जो आइडियोलॉजिकली क्राइसिस में पूरा जो एक वर्ग था पार्टी का, ये उस समय इस कंफ्यूजन में बैठा था कि क्या इस पार्टी का कोई भविष्य है या नहीं है। और 2007 में इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी थी उसने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी। और भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी जो थी इसने नंदीग्राम में लैंड एक्विजिशन का जो ये प्रोजेक्ट था उसको ओपोज करना चालू करा। और जैसे ही उसने ये ओपोज करना चालू करा, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने जब इस पार्टी की लाइन को लेकर अडॉप्ट किया कि हम इस लैंड एक्विजिशन को टाटा को लैंड देने से मना करते हैं, तो बहुत सारे जो वामपंथी लोग के जो लीडर्स थे जो उस समय कंफ्यूज्ड थे इस चीज़ को लेके कि भाई पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, पार्टी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, उन्होंने ये चीज़ देखी कि तृणमूल वही चीज़ को अडॉप्ट कर रही है। तृणमूल बेसिकली इस लैंड एक्विजिशन को बेसिकली सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे नेता सीपीआईएम छोड़कर तुरंत उस समय टीएमसी में जाने लगे। अब जाहिर सी बात है कि 2007 से 2011 तक, क्योंकि 2011 में चुनाव होना था, 2011 में जब चुनाव बंगाल में होना था तो 2007 से जब टीएमसी की रैंक्स बढ़ने लगी, टीएमसी में सीपीआईएम से लोग छोड़ कर जाने लगे, तो सीपीआईएम के लोगों ने टीएमसी के लोगों के ऊपर बहुत सारा वायलेंस किया। क्योंकि देखिए सीपीआईएम का रेजिम टोटलिटेरियन था। सीपीआईएम के रेजिम में किसी भी ओपोनेंट के लिए कोई स्पेस नहीं थी। वहाँ पर या तो आप सीपीआईएम से जुड़े हैं या फिर आप भगवान से जुड़े हैं। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे ही सीपीआईएम के लोग टीएमसी में जाने लगे, टीएमसी में लोगों का आना और बढ़ने लगा, टीएमसी की पॉपुलैरिटी उस समय तृणमूल कांग्रेस की बढ़ने लगी, तो सीपीआईएम और तृणमूल कांग्रेस के बीच 2007 से लेकर 2011 तक बहुत सारा वायलेंस हुआ। लेकिन क्योंकि टीएमसी एक उस समय स्टैंड लेके लड़ रही थी, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि लेफ्ट पार्टियों को उखेड़ फेंकना है। 2011 में वो इस चीज़ में कामयाब रही और टीएमसी 2011 में सीपीआईएम को हटाकर
तुरंत पावर में आई। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 2011 में पावर में आई तो उसने आते सार एक ऐलान ये किया कि हम बदले की राजनीति नहीं करेंगे। यानी कि तृणमूल कांग्रेस के उन वर्करों को, उन लोगों को जिन्होंने सीपीआईएम के खिलाफ लड़ाई करी थी और सीपीआईएम वालों ने उन जिन जिन तृणमूल कांग्रेस के लोगों को मारा है, हम उनके खिलाफ कोई रिवेंज की राजनीति नहीं करेंगे, कोई बदले की राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2011 में तृणमूल ने जब पावर कैप्चर करी, उस समय तृणमूल के अंदर बहुत सारे सीपीआईएम के भी लोग थे। इन सीपीआईएम के लोगों ने वही वायलेंस का कल्चर तृणमूल में रहकर सीपीआईएम के खिलाफ चालू कर दिया और पूरी की पूरी 2012 से तृणमूल कांग्रेस के अंदर से एक नया करंट शुरू हुआ और तृणमूल कांग्रेस में बदले की राजनीति इवेंचुअली आ गई। 2011-12 से जब तृणमूल कांग्रेस के लोग उस समय जब बदले की राजनीति के तहत सीपीआईएम के लोगों को मारने काटने लगे, तो सीपीआईएम के लोगों को अब ये लगने लगा कि भाई लड़ाई तो हो रही है, तृणमूल वाले हमको मार रहे हैं, लेकिन हमको अगर ये लोग मार रहे हैं तो फिर इस प्रोसेस में हमारी पार्टी हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आ रही। सीपीआईएम उस समय 2011-12 तक इतनी कमजोर हो चुकी थी कि सीपीआईएम अपने ही कैडर को बचाने में नाकाम रही। अब सीपीआईएम का जो 2011-12 में कैडर था, उसके पास एक ही चॉइस थी, या तो वो मर जाए और या फिर वो तृणमूल से जुड़ जाए। तो हुआ क्या कि 2011-12 के बाद वो लोग जो पहले सीपीआईएम से जुड़े थे, जिन्होंने कहा था कि नहीं आइडियोलॉजी है सब कुछ, चाहे प्राइवेट सेक्टर को अगर लैंड देनी भी हो तो भी हम लोग आइडियोलॉजी से ही जुड़े रहेंगे, जब उन्होंने देखा कि ये पार्टी तो हमें ही प्रोटेक्ट करने में नाकाम रह रही है, तो ये लोग सारे के सारे उस समय इवेंचुअली सीपीआईएम छोड़कर वापस से तृणमूल में घुस गए। अब आप एक चीज को सोच के देखिए कि तृणमूल के अंदर आज की डेट में तृणमूल के अपने नेताओं को छोड़कर वहां पर सबसे बड़ा मास बेस किस लीडर, किस पार्टी का है? सीपीआईएम का है। तो सीपीआईएम के अगर मेजॉरिटी लोग तृणमूल से जुड़े हैं और आज की डेट में ये सीपीआईएम के जो लोग जिनका इतिहास ही इस तरीके का वायलेंट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये वायलेंस का कल्चर तृणमूल के अंदर भी आएगा। तो तृणमूल अगर यहाँ पर इस प्रकार की वायलेंस करेगा तो आपको ये चीज़ देखकर तो अब आश्चर्यजनक नहीं लगना चाहिए। अब इसी दौरान अगर आप देखें तो शेख शाहजहां की जो ये संदेश खली में आदमी था, इसकी भी कुछ इतिहास ही ऐसा है। 1999 तक शेख शाहजहां जो है वो एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। उसके बाद कई साल इसने लोकल इलाके में सब्जियां भी बेची, संदेशखली के इलाके में। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इसने बेसिकली राजनीति में घुसने की कोशिश इनिशियली तो कभी नहीं की, लेकिन इसके जो खुद के एक रिलेटिव थे, इसके रिलेटिव का नाम था मुस्लिम शेख। इसका जो रिलेटिव मुस्लिम शेख था वो बेसिकली संदेशखली का एक बार प्रधान बना था, और वो संदेशखली का प्रधान बना था मुस्लिम शेख सीपीआईएम की टिकट से। और जैसे ही सीपीआईएम की टिकट से मुस्लिम शेख जब प्रधान बना, तो उसके प्रधान बनने के बाद शेख शाहजहां ने ट्रक ड्राइवरी का काम और सब्जी बेचने का काम छोड़कर फुल टाइम गुंडागर्दी में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। पहले ये अपने अंकल जो थे मुस्लिम शेख सीपीआईएम के जो थे, उनके बिहाफ पर लोगों से हफ्ता वसूलता था, वहाँ पर लोकल दादागिरी करता था, गुंडागर्दी करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2011 में इसने देखा कि तृणमूल आ चुकी है पावर में, जब इसने देखा कि सीपीआईएम में अब किसी प्रकार का भविष्य नहीं बचा और सीपीआईएम के नेता तो बेसिकली अपने आप को बचा भी नहीं पा रहे, ना पार्टी उनको बचाने में मदद कर पा रही है, तो 2013 में इवेंचुअली ये हुआ कि शेख शाहजहां उस समय सीपीआईएम को छोड़कर 2013 में ये बंदा तृणमूल से जुड़ गया। और जो हरकतें ये पहले सीपीआईएम के लिए उस इलाके संदेशखली में करता था, आज की डेट में ये बंदा वही हरकतें अब तृणमूल में रहकर तृणमूल के लिए करने लगा। तो ये जो वायलेंट कल्चर है, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ये सिर्फ शिफ्ट होता जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है। और आज की डेट में आप ये सोचिए कि शेख शाहजहां ने अपना दबदबा पूरे तृणमूल के लीडरशिप में रहते हुए इस प्रकार का बना लिया था कि संदेशखली में तो इस व्यक्ति की अपने नाम पे एक मार्केट भी चल रही है, इसके नाम की एक मार्केट है। दोस्तों आप सोच के देखिए कि मतलब इस बंदे का कितना दबदबा है उस इलाके में, कि ये एक बंदा जिसकी कोई हैसियत नहीं, देश के लिए किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं, एक गुंडा इस प्रकार का अगर अपना मार्केट का नाम अपने नाम पे बना सकता है, तो आप उस राज्य का हालात सोच सकते हैं। अच्छा, हुआ क्या 2014 में जब से बीजेपी की सरकार केंद्र लेवल पर आई, तो केंद्र लेवल पर आने के बाद दो चीज़ें हुई। सबसे पहले कि भाई तृणमूल के साथ सबसे बड़ा कंपटीशन बीजेपी का हुआ। अच्छा, आपको एक चीज़ याद होगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने पंचायत को सेंट्रल बना दिया था, पहली बात लैंड रिफॉर्म के लिए, और पंचायत को सेंट्रल बना दिया था उसके बाद रेवड़ी बांटने के लिए। दोस्तों
2011 में जब तृणमूल कांग्रेस आई, उसको भी ये बात समझ आई कि अगर मुझे राज्य के लेवल पर अपनी पावर को सस्टेन करना है, अपनी पावर को डोमिनेट करना है, तो ये सस्टेनेंस और डोमिनेंस पावर का होगा अगर मेरी पावर की डोमिनेंस और सस्टेनेंस पंचायत लेवल पे है। और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए कि वो भी पंचायत पॉलिटिक्स में आगे रहे। सबसे बड़ी बात क्या है, पंचायत में प्रधान के लेवल पर आज भी, क्योंकि अब कम्युनिस्ट पार्टी तो है नहीं वहां पर और तृणमूल है, तो सारी की सारी रेवड़ियां कौन बांट रहा है? तृणमूल बांट रही है। आज की डेट में भी पंचायत लेवल पर जो ग्रामीण इलाके में बंगाल में आदमी रह रहा है, उस ग्रामीण इलाके में आदमी को अगर कहीं से कोई रेवड़ी मिल रही है तो वो रेवड़ी कहाँ से आ रही है? वो तो सीधा राज्य सरकार से आ रही है, और राज्य सरकार किसकी है? वो है तृणमूल की। तो आज की डेट में एक चीज तय थी कि तृणमूल अभी तक बेसिकली पंचायत को कंट्रोल करना चाह रही थी, और तृणमूल ने पंचायत को कंट्रोल करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए। अब आप इस पॉइंट से एक चीज तो समझ रहे होंगे अभी तक कि पूरे देश में हर जगह हर बार पंचायत के चुनाव होते हैं, लेकिन ये चुनाव हमेशा जब पंचायत के बंगाल में होते हैं तो ये एक राष्ट्रीय लेवल पर इशू क्यों बन जाता है? कभी आपने इस चीज के बारे में सोचा? अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि बंगाल के पंचायत चुनावों में इतना खून खराबा हमेशा क्यों होता है, क्योंकि इसका इतिहास शुरुआत हुई थी बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी के दौरान, और ये आज की डेट में टीएमसी कर रही है। अच्छा, अब हुआ क्या? 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो भाजपा की सरकार अपना इनरोड बंगाल में बनाना चाहती थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई भाजपा अब किन लोगों के साथ जुड़ेगी? तो यहां पर सबसे पहले भाजपा ने एक एंट्री पॉइंट ढूंढा। भाजपा ने ये देखा कि भाई पहली बात, हमें अगर अपना प्रेजेंस बंगाल में बनाना है तो भाजपा को एक चीज समझ आई कि भैया बंगाल एक ऐसा राज्य है कि जहां पर प्रेजेंस बनेगा तो ग्रामीण इलाके से बनेगा, और ग्रामीण इलाके में अगर प्रेजेंस बनेगा तो वो पंचायत लेवल पे बनेगा। तो भाजपा का भी प्रिंसिपल फोकस पंचायत चुनाव पे था। पर सबसे बड़ी बात, भाजपा ने एक बड़ा अच्छा गेम खेला। भाजपा ने 2015-16 से जब से उन्होंने टेक्नोलॉजी को आधार कार्ड से फ्यूज किया, तो उन्होंने उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक कंपोनेंट चालू कर दिया। अब जब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का कंपोनेंट चालू हुआ तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जो पैसे का फ्लो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, उन केंद्र सरकार की नीतियों से सारा का सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत केंद्र सरकार से डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी है, यानी कि जो व्यक्ति ग्रामीण लेवल पर रह रहा है, उसके खाते में डायरेक्ट जाता है। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि आज की डेट में कई ये जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, ये बड़ा चीकम चिल्ला कर रहे हैं कि भाई हमको पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा। इनको प्रॉब्लम ये है कि इनको पैसा इस चीज का नहीं मिल रहा है कि जो पुराना सिस्टम था, उस पुराने सिस्टम में जो केंद्र सरकार की नीतियां होती थी, उन नीतियों में बेनिफिशियरीज जो हैं वो स्टेट आइडेंटिफाई करता था, फिर वो स्टेट जाके लिस्ट सेंटर को देता था, फिर सेंटर जो है वो स्टेट को पैसा देता था, फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट को देता था, डिस्ट्रिक्ट से वो ब्लॉक तक जाता था, ब्लॉक से बेनिफिशियरी तक जाता था, और जब तक बेनिफिशियरी तक पहुंचता था तो कुछ नहीं पहुंचता था। अब ये पूरा का पूरा जो करप्शन का सिस्टम है ये खत्म हो गया। तो जैसे ही ये करप्शन का सिस्टम खत्म हुआ, तो इस केस में पश्चिम बंगाल के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो भाजपा सरकार ने अपना नाता डायरेक्टली जो है पंचायत लेवल पर ग्रामीण बंगालियों के साथ बनाना चालू कर दिया। उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ग्रामीण लेवल पर लोगों को देने चालू कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि तृणमूल जो थी, जिसका अभी तक पंचायत पे डोमिनेंस था, जो पंचायत में लोगों को अपने ऊपर निर्भर बना के रखी हुई थी, अब उसको कंपटीशन मिलने लगा भाजपा से। तो जाहिर सी बात है कि जो स्पेस भाजपा क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, तृणमूल उस स्पेस को क्रिएट करने नहीं देगी। अच्छा, दूसरी बात, भाजपा आज की डेट में अगर बंगाल में घुस रही है तो वो कौन सी स्पेस में घुस रही है? वो घुस रही है उस स्पेस में जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्पेस है। कम्युनिस्ट पार्टी को एक चीज समझ आ गई है कि उसका बंगाल में अब कोई भविष्य नहीं बचा है। आपको अगर मैं एक पॉइंट बोलूं, आप शायद सुन के बड़ा हैरान होंगे और शायद मुझसे डिसएग्री भी करेंगे कमेंट में लिखकर, पर यह बात सत्य है। ये सत्य इसीलिए है क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति से आई हुई बात है जिसको आप नकार नहीं सकते, और आज की डेट में अगर आप ग्रामीण बंगाल में जाके पूछें तो शायद आपको वहां पर भी ये सत्य सुनने को मिलेगा। और सत्य ये है कि 2014 और 2019 के जो हमारे केंद्र के लोकसभा के चुनाव थे और उसके बाद बंगाल के जो राज्य चुनाव हुए हैं, उन सारे चुनावों में वामपंथी पार्टियों के नेताओं ने खुद ये बात बोली है कि तृणमूल को वोट मत दीजिए। अपने ही वोट बैंक को वो बोल रहे थे कि भाजपा को वोट दीजिए। और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का, वामपंथियों का जो वोट था, क्योंकि उनको पता है कि हमारा वोट तो वैसे ही वेस्ट होना है,
क्योंकि हमें तो वोट मिलना ही नहीं है, क्योंकि हम पावर में आने की परिस्थिति में ही नहीं है। तो कम से कम वो वोट किसी कंस्ट्रक्टिव जगह पर एक ऑपोजिशन में चला जाए, और वो वोट डाइवर्ट होकर बीजेपी के पास गया। तो बीजेपी का जो ग्राफ बढ़ा बंगाल में, वो ग्राफ इस कारण से बढ़ा कि भाई बीजेपी ने कम्युनिस्ट पार्टी की नंबर 1 स्पेस को कैप्चर किया, और बीजेपी का ग्राफ बंगाल में जो दूसरा बढ़ा वो बढ़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद आपको अब ये चीज़ समझने में शायद अवश्य दिक्कत नहीं होगी कि आज की डेट में बंगाल में चाहे बीजेपी ने अपना स्पेस बढ़ा तो लिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये वायलेंस का कल्चर, संदेश कली जैसी इंसिडेंट्स जो हैं, ये रुकते क्यों नहीं? क्योंकि ये सिर्फ एक वायलेंट कल्चर जो है, जिसको हम आज की डेट में राजनीतिक वायलेंस यानी कि पॉलिटिकल वायलेंस कहते हैं, ये सिर्फ ट्रांसफ़र होता जा रहा है। अब देखिए हुआ क्या, बहुत सारे कम्युनिस्ट के नेता छोड़कर टीएमसी में गए, टीएमसी के बहुत सारे नेता छोड़कर भाजपा में आए। तो यहाँ पर ये जो पूरा पॉलिटिक्स का एक सर्कल चल रहा है, जिसमें कोई फ्रेश नेता इमर्ज नहीं कर रहा, सिर्फ एक पार्टी के नेता तोड़ के दूसरी पार्टी से आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो वामपंथी हो जिसका चलिए आज की डेट में कोई स्टेक नहीं, दूसरा भाजपा जो कि ग्रास रूट लेवल पर लीडर्स को नर्चर नहीं कर पा रही क्योंकि उनके पास अपने व्यक्तिगत तौर पे कोई नहीं है, उनके जितने भी बड़े लीडर हैं सारे तृणमूल के तोड़े हुए हैं, और तीसरा तृणमूल जिसके पास खुद अपने लीडर कोई नहीं है बल्कि सारे वामपंथियों से तोड़े हुए हैं। तो जब तक एक फ्रेश पॉलिटिक्स का शुरुआत नहीं होगी तब तक इस चीज़ के ऊपर समस्या आएगी। और अंत में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि फ्रेश पॉलिटिक्स और फ्रेश खून लाना एक पार्टी में बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम उदाहरण देते हैं जनरली अटल बिहारी वाजपेयी का। जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री थे, इन दोनों के बीच जो जुगलबंदी हुआ करती थी, उसमें ये दोनों नेता एक चीज़ पे हमेशा स्पष्ट थे, और वो ये थे कि भारत की राजनीति में अगर भाजपा को अपनी स्थान परमानेंट तौर पर बनानी है तो उसके लिए उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और कड़ी मेहनत का मतलब ये है कि वाजपेयी की अगर आप मेमोयर्स को पढ़ें, यानी कि वाजपेयी की जो ऑटोबायोग्राफी आप उसको पढ़ें, तो वाजपेयी ने उसमें ये खुद बात लिखी है कि हमें हमारे जो आरएसएस के प्रचारक हैं उनको ग्रामीण लेवल तक भेज भेज कर एक एक ग्रामीण व्यक्ति को आरएसएस की आइडियोलॉजी को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करना है। ये एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। जिस दिन ऐसा होगा, वाजपेयी का मानना था कि उस दिन भाजपा की सरकार आएगी और ये भाजपा की सरकार परमानेंट रहेगी। लेकिन वाजपेयी ने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया था, और वो मैसेज ये था कि भाजपा को बचना है कांग्रेसाइजेशन ऑफ भाजपा से। बीजेपी हैज़ टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम कांग्रेसाइजेशन ऑफ बीजेपी। ये एक बड़ी दिलचस्प सी चीज़ लिखी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो कि एक संघ से जुड़े हुए नेता थे। उन्होंने ये बात बोली थी कि बीजेपी को अगर अपने कोलैप्स से रुकना है तो उसको कांग्रेस का कोई नेता नहीं लेना है, क्योंकि वो एक अलग आइडियोलॉजी है, हमारी एक अलग आइडियोलॉजी है। भारत में एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है, सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है। क्योंकि आप सरकार बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति को तो शायद अपने ग्रुप में ले लोगे, उससे क्या होगा कि कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ कर जब भाजपा में आएंगे तो उससे कांग्रेसाइजेशन ऑफ बीजेपी हो जाएगा। लेकिन ये आदमी आइडियोलॉजिकली बेंट नहीं होगा, क्योंकि ये आदमी शाखा से अपना करियर लेकर एक मंत्री के लेवल तक नहीं आया है। तो ये चीज़ जो वाजपेयी साहब ने बोली थी, आज की डेट के पश्चिम बंगाल के सिनेरियो में तो खास करके ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पर तृणमूल के पास सारे सीपीआईएम के नेता हैं, भाजपा के पास तृणमूल के तोड़े हुए नेता हैं, फ्रेश ब्लड है नहीं। तो यहाँ पर जब तक एक ऐसी राजनीति का गठन नहीं होता कि जिसमें ये एक फ्रेश इनफ्लो ऑफ टैलेंट आए, तब तक इस प्रकार के हथकंडे और इस प्रकार की वायलेंस अनफॉर्चुनेटली बंगाल के राज्य को देखनी पड़ेगी। और भूलिए मत, बाकी ममता बनर्जी की तो जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है वो इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे सिचुएशन के लिए। तो इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स का तो कोई और इलाज नहीं, एक ही इलाज है कि भाई जब तक लॉन्ग रन में इस पूरी पॉलिटिक्स को वीकन ना किया जाए और वीकन करके इसको पॉलिटिकली ना हराया जाए, तब तक ये पॉलिटिक्स परमानेंट रहेगी। तो आई होप इस वीडियो के बाद बंगाल को लेके समझने में आपको कोई दुविधा नहीं होगी। धन्यवाद।